students, good morning. So today in this video lecture I will start new chapter of biotechnology and its application. तो बच्चों इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसमें हम किस चीज़ों को कैसे यूज़ करके न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, वो सब हमने इसकी मैथोलॉजी देख ली थी कि हम आइसोलेट करते हैं डीएनए को, फिर उसके अंदर प्लाज्मिड से इंट्रोड्यूस करा के अल्टीमेटली हमें जो डिज़ायरेबल प्लांट या डिज़ायरेबल करैक्टर चाहिए होता है उसमें हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये सब हमने देख चुके थे। आज हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कहाँ होती है, कौन कौन से मेजर एरियाज में ये यूज़ होती है। तो आप देखो ये कहाँ यूज़ होती है। ये होती है हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर में होती है, इंडस्ट्री, एनवायरमेंट और होती है आपकी एग्रीकल्चर। बेसिकली होती तो हर जगह है, बट ये 4 डोमेन ऐसे हैं जिनमें बायोटेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज होती है। हम देख रहे हैं डे बाय डेज हम लोगों की इम्यूनिटी कैसी होती जा रही है, लो होती जा रही है ड्यू टू वेरियस एनवायरमेंटल चेंज, खान पान रहन सहन की वजह से तो हमारी इम्यूनिटी क्या हो रही है, लो हो रही है। तो हम ऐसे रीजंस का पता लगा रहे हैं क्यों हो रही है, ऐसी चीज़ें हम खाएं, ऐसी मेडिसिन वगैरह बनाई जाए जिसका इफेक्ट ज़्यादा हो और हमारी बॉडी में उसका जो इफेक्ट है वो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करे। दूसरा है आपकी इंडस्ट्री में आप देखिए आजकल आपको मार्केट में कम बजट में भी बेहतर चीज़ें मिल पा रही हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको पे ज़्यादा करना होता था और वही बेहतर चीज़ें कम मिल पाती थी। पहले आपको एक सोनी का कैमरा भी लेने अगर आप जाओ तो कितना 50 से 60 हज़ार के बीच में आता था, उसमें सिर्फ आप फोटो ही ले सकते हो। और आज के टाइम में आप 14 से 15 हज़ार की रेंज में एक बढ़िया सेल्फी वाला फ़ोन भी आ जाता है, उसमें आपके सारे ऑनलाइन वाले काम भी हो जाते हैं, आप उसमें पढ़ भी लेते हैं, वो मूवी भी देख लेते हैं और फोटो भी खिंच जाते हैं। तो यही चीज़ें क्या है, ये टेक्नोलॉजी है बेटा, कि हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की किस फील्ड में, बायोलॉजी के फील्ड में, तो हमारी इंडस्ट्री में भी हमें हेल्प मिली। दूसरा है हमारा एनवायरनमेंट, डे बाय डे हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो हम ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जैसे कि हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था, हमारा वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा था, सीवेज ट्रीटमेंट हम कर रहे थे थ्रू दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इससे हमारे एनवायरनमेंट भी तो सेव हो रहा है। तीसरी चीज़ आती है आपका एग्रीकल्चर, जो कि हमारी इंडिया की या और किसी भी कंट्री की सबसे बेसिक नीड है, क्योंकि किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन डिपेंड करती है उसकी एग्रीकल्चर पे, उसके किसानों पे, जो भी वो फसलें उगाता है। अब हमारे देश में डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बट इतना फूड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि एक फसल को एक नीड होती है कि भाई वो उसका ड्यूरेशन है 3 से 4 महीने में वो प्रॉपर डेवलप कर पाएगी। बट हमने ऐसी टेक्निक्स यूज़ की हैं कि उनका जो टाइम है ग्रो करने का वो भी हमने रिड्यूस कर दिया और उसकी क्वालिटी भी बढ़ गई थ्रू दी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखो ये पूरी टेक्निक्स मैं आपको बता चुकी थी कि कैसे हम करते हैं। कोई डीएनए निकाला, प्लाज्मिड लिया, जिसका प्लाज्मिड है एडोडैक्सिस में वर्क किया था, इस डीएनए को मुझे इस प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करना है, जो हो गया इंट्रोड्यूस। इसको मैंने बोल दिया आरडीएनए, इसको मुझे इंट्रोड्यूस कराना है इस होस्ट सेल में। इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन। इसी प्रोसेस से आप सीखना, एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस, कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस। ये बैक्टीरिया है जो कि बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसमें होता है कौन सा प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड है, इसका जो प्लाज्मिड का नाम है वो है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड को जब हम अपने डिजायरेबल डीएनए के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं और होस्ट प्लाज्म में हम क्या करा रहे हैं, इंट्रोड्यूस कराएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे, तो प्रोडक्शन होगा किसका बच्चों, गोल्डन राइस का, जो कि आजकल हम खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है गोल्डन राइस। उसके चावल भी बड़े बड़े हैं, आप देखिए उसका ग्रेन का साइज भी बड़ा है,
थिकनेस भी कम है और बनने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। पहले ये टेक्निक नहीं थी, पहले हम लोग बासमती राइस देखा होगा, सबसे पहले बासमती था। बासमती से आप सोचो उसका वाइट कलर येलो में चेंज हुआ है, कुछ तो मॉडिफिकेशन हमने किया है, तो किसकी वजह से हुआ? एग्रोबैक्टीरियम। चलो एग्रोबैक्टीरियम टू बी पेस्टिसेंस को हमने जो नॉर्मल वाला राइस था उसमें इंट्रोड्यूस कराया इसके प्लांट को, और बन गया हमारा क्या? गोल्डन राइस। क्या हम यही चाह रहे थे कि व्हाइट से हम इसको येलो कर दें? सिर्फ यही रीजन हो सकता है। चावल खा लेते हैं हमें, तो हम तो व्हाइट भी खा लेते हैं, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट तो उसमें ही मिलता है। बट इस गोल्डन राइस में क्या हुआ? हमने इंक्रीज किया क्या? विटामिन ए। हमने इंक्रीज किया क्या? विटामिन ए। देखो आप सोचो, चाहे व्हाइट राइस हो चाहे गोल्डन राइस हो, हमें तो चावल खाने थे, कार्बोहाइड्रेट लेना था, वो तो हम उससे भी ले सकते थे। बट उसमें इसकी गोल्डन राइस की न्यूट्रिशन वैल्यू एज कम्पेयर टू व्हाइट राइस से क्या होती है बच्चों? ज़्यादा होती है। तो आप देखिए हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना दिया था ये व्हाइट, हमने प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस कराया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस का, और हमने व्हाइट से बना दिया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म लाइक गोल्डन राइस, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा है और उससे खाने में भी ज़्यादा वो स्वादिष्ट बन जाता है। एक बात आती है कि हम ये चीज़ समझ में आई है, अब हम इनकी यूजेस कर ही क्यों रहे हैं? अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले वो पेस्ट रेजिस्टेंस, हो। दूसरा उसका लॉस कम हो। टॉलरेट टू एबायोटिक, टॉलरेट करे एबायोटिक स्ट्रेस को, और दूसरा उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा है। न्यूट्रिशन वैल्यू भी क्या हो बच्चों इसकी? ज़्यादा। यही हमारे रीजंस हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के। इन 4 एरियाज में सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं, हेल्थ केयर में, इंडस्ट्री में, एनवायरनमेंट में और एग्रीकल्चर में। अब जो भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, तो उसमें ये सारी हमें क्वालिटी होनी चाहिए कि वो पेस्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए। भाई हमारा जो खेत खलियान है उनमें आ गए पेस्ट और वो उसको कर गए बर्बाद, तो क्या फ़ायदा हुआ? चाहे हमने कितना भी अच्छा खाद पानी सब दिया, सब बेकार है। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस भी कम हो। क्यों? क्योंकि फसल चलो बन गई, तैयार हो गई, वॉटएवर जो भी कुछ रहा हो, वहाँ पे कोई कीड़ा मकोड़ा आया और उसको सब खा गया, उनको वो टेस्ट अच्छा लग रहा है, तो हमारा जो हमने जो भी मेहनत करी थी वो हमारी सब हो गई बेकार। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है टॉलरेट टू एबायोटिक स्ट्रेस। हमें नहीं पता मौसम कब बदल जाए, हमें नहीं पता पाला कब आ जाए, कब बारिश हो जाए। बारिश हो जाए तो हमारे गेहूँ हैं सब बेकार हो जाते हैं, उनके जो ग्रेन्स हैं प्रॉपर फुल नहीं पाते। पाला आ जाता है, सब आलू बेकार हो जाता है। बोलते ना पाला अगर आ गया तो आलू हो गए खराब। ठीक है, तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, इन सब से वो कैसा हो, रेजिस्टेंस होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस कुछ भी रहे, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो या लो हो, ठंडी हवा चले या गर्म हवा चले, बट हमारे प्लांट पे उसका असर कम हो। दूसरा है भाई उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि गोल्डन राइस में हमने देखा, वो देखने में भी ग्रेन बड़ा होगा उसका, और उसकी बढ़ी क्या बच्चों, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंक्रीज हुई। एक बात करते हैं हम किसकी, बीटी कॉटन, बड़ा जाना सा नाम है बहुत। देखो जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे क्या होता है, हम प्लांट भी बड़ा होता है, सब चीजें होती हैं, बस वो कटने ही वाला होता है तो उसमें लग जाता है कीड़ा और हमारी सारी मेहनत हो जाती है बच्चों खराब हो जाती है। तो हमने क्या किया,
बैक्टीरिया होता है, ये नोट कर लिया, रब कर दो ये। समझना, ये बीटी कॉटन समझ में नहीं आता इसलिए देखो। अब हमने टेक्निक्स अपना रहे हैं, कौन कौन सी हम यूज करेंगे। हमने एक तो देख लिया कि सब जगह यूज हो रही है, कौन कौन से फील्ड में यूज होनी चाहिए और क्यों यूज होनी चाहिए जिससे हमें फायदा हो। एक हम टेक्निक यूज कर रहे हैं बीटी कॉटन। बीटी स्टैंड फॉर, एक बैक्टीरिया का नाम है, बहुत बड़ा हो गया इसलिए हमने बोल दिया बीटी। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। क्या है? बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर बच्चों ये जीन होता है, जीन होता है, उसका नाम है क्या? क्राइजीन। देखो, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया में एक जीन मिलता है, क्या नाम है उस जीन का? क्राइजीन, जो कि इसके अंदर क्या है? इनएक्टिव है, इसके अंदर रह रहा है, बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं है, बैक्टीरिया सरवाइव कर रहा है। बट जब ये क्राइजीन पहुंच जाए किसमें? इंसेक्ट में, तो जो ये इनएक्टिव फॉर्म है ये हो जाती है एक्टिव और बना लेना है क्राइजीन से क्या? क्राई प्रोटीन। क्राइजीन कन्वर्ट हुआ क्राई प्रोटीन में, ठीक है। अब जो हमारा बताया है प्रोटीन से अल्टीमेटली हमारे कैरेक्टर्स बनेंगे, जैसे कि डीएनए आरएनए, आरएनए ने बनाया प्रोटीन और प्रोटीन से तो हमारे बॉडी के कैरेक्टर डेवलप होंगे कि आईज का कलर, हमारे नोज, फिंगर, व्हाटएवर। जैसे कि प्लांट में हम बात करें तो प्लांट की हाइट हो सकती है, उसकी लीफ का कलर हो सकता है, उसके फ्लावर का कलर हो सकता है, उसकी पोजीशन वगैरह, ये उसके होगा कैरेक्टर। जो क्राइजीन है हमारी बैक्टीरिया में तो है इनएक्टिव, जब इसको इंसेक्ट खा लेता है तो ये हो जाता है उसकी बॉडी में क्या? एक्टिव। अब देखो ये इंसेक्ट के अंदर क्या करता है, जो ये क्राई प्रोटीन है, ये क्राई प्रोटीन बैक्टीरिया की कहाँ जाएगा? मिडगट में, मिडगट में जाएगा। मिडगट में क्या होगी उसकी? मिडगट, इंसेक्ट की मिडगट में जाएगा, उसकी भी तो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है भाई। उस मिडगट की जो एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम है, उसमें करेगा क्या? उस एंडोथीलियम में ये करेगा पोर्स, मतलब उसको खाने लगेगा। जब एंडोथीलियम में पोर करेगा कहाँ की? मिडगट की, वो क्या है? उसकी एलिमेंट्री कैनाल है। जब इसमें खाएगा तो अल्टीमेटली जो हमारा इंसेक्ट है इसको पचा नहीं पाएगा और अल्टीमेटली उसकी हो जाएगी डेथ और या हो जाएगी उसकी आरआई में वो चला जाएगा। समझे बात को? क्या कहानी चली? एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जिसके अंदर एक क्राइजीन होता है विच इज इनएक्टिव फॉर्म। When the insect eat the Bacillus thuringiensis, this cryogene converted into a active form is cryprotein and incorporated into the midgut and ultimately insect will die. Clear है concept? अब देखो हम थे बड़े चालू, हमने ही समझ लिया इस प्रोसेस को, भाई ऐसा ऐसा कुछ चलता है। हमने लिया ये क्या लिया? Bacillus thuringiensis। ये पूरा प्रोसेस होगा, हमें पता है इंसेक्ट के अंदर ये सब ये कहानी होती है। हमने लिया ये डीटी लिए, इस डीटी को बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को हमने इंट्रोड्यूस कराया कहाँ? अपने डिजायर प्लांट। हमने इस डीटी को इंट्रोड्यूस कराया कहाँ बच्चों? डिजायर प्लांट में। अब इस डिजायर प्लांट को कोई इंसेक्ट फीड करता है, इंसेक्ट करे इसको फीड, तो आपने देखा बीटी हम कितने होशियार हो गए, समझ रहे हो बात को? हमने इसका फायदा लिया कि भाई तू ऐसे नहीं तो ऐसे तो मर जाएगा। हमने इस बीटी का फायदा क्या लिया? हमने अपनी क्रॉप बचाने के डिजायरेबल प्लांट, इस बीटी को हमने वहां इंट्रोड्यूस करा दिया और ये दोनों आपस में क्या थे? सगे संबंधी, इसलिए बोला मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं करूँगा। बीटी इस डिजायरेबल प्लांट में क्या है? इसका कोई इफेक्ट शो नहीं करता है। डिजायरेबल प्लांट को अगर कोई इंसेक्ट खा लेता है तो वही पूरी कहानी चलेगी, इंसेक्ट की गट में जाएगा
ये हो जाएगा RNA। एक इंसेक्ट गया, मर गया। दूसरा बोलते हैं ना, एक को देख के एक क्या हो जाता है, ना ना ना, एक को देखकर एक सीखता है, ये वाली कहावत होती है। तो अगर इंसेक्ट इसको पास जा रहा है तो वो मर जा रहा है, तो दूसरे वाले भी इनको फॉलो करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है खुद की एक स्मेल होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपनी खुद की एक स्मेल होती है। आप देखो चींटी भी एक लाइन में चढ़ती है, क्योंकि एक स्मेल छोड़ती हुई चलती है, उन्हें नहीं पता रास्ता कहाँ है, बट उनकी स्मेल्स के थ्रू वो लोग पहुंच जाते हैं। तो इंसेक्ट जब इस प्लांट को फीड करेगा तो एक की हुई डेथ अल्टीमेटली अगर दूसरे ने भी करेगा तो इन लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि ब्रेन तो सब में है कि इस प्लांट में कुछ डेंजर है, हम जाएंगे तो मर जाएंगे। और यही इंसेक्ट से हमारा प्लांट हो जाता है बच्चों से। तो ये कौन सी टेक्निक है, बीटी। इसको हम डिफरेंट फील्ड में यूज कर सकते हैं। हमने सबसे पहले यूज की थी किसमें, कॉटन में, बीटी कॉटन, पोटैटो, टोमेटो, डिफरेंट टाइप्स की डिजायरेबल जो क्रॉप्स थी उनमें हमने ये टेक्निक्स यूज की, बीटी वाली, मतलब बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। देखो हमने कॉटन में यूज की है, राइस में यूज की है, पोटैटो में, टोमेटो में और सोयाबीन में, और अपनी फसल को बचाया है इससे, इस हार्मफुल इंसेक्ट से। बीटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। देखो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस में एक जीन होता है, क्राइजीन बोलते हैं, इसमें तो ये इनएक्टिव है। जब इंसेक्ट इसको फीड करेगा तो ये क्राइजीन कन्वर्ट हो जाएगा क्राई प्रोटीन में, और जब ये क्राई प्रोटीन इसकी इंसेक्ट के मिडगट में जाएगा तो इसकी एंडोथीलियम में परफोरेशन करेगा या पोर्स करेगा। तो जब आप सोचो किसी की एलिमेंट्री कैनाल में ही पोर्स हो जाए, फूड आ रहा है और एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा, तो अल्टीमेटली लीड विद टू RIP या उसकी डेथ हो जाएगी। हम लोगों ने इस बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को अपने डिजायरेबल प्लांट में इंट्रोड्यूस किया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंसेक्ट था उसको फीड ही नहीं कर रहा है हमारे प्लांट को, तो हमारे प्लांट्स क्या हुए बच्चों, बच गए। एक ये टेक्निक्स हुई हमारी बीटी वाली, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की। एक टेक्निक है RNA, ये क्या है, RNA इंटरफेरेंस, ये क्या होता है, हमें पता है अल्टीमेटली DNA RNA देन प्रोटीन, DNA से RNA बनेगा, RNA से बनेगी प्रोटीन। इस पूरे प्रोसेस को हमने बोलेंगे सेंट्रल डोग्मा। The formation of RNA from DNA, this is transcription, and the formation of protein into RNA, this is transcription, translation, ट्रांसलेशन। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन इसके पास है, समझो बात को, जो इन्फॉर्मेशन इसके पास है अल्टीमेटली एक्सप्रेस हो रही है कहाँ पे, प्रोटीन में, ठीक है। इसके पास अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है कि मुझे इफेक्ट करना है आई वाले को या प्लांट की हाइट को, उसके कलर को या किसी को भी, तो अल्टीमेटली ये इन्फॉर्मेशन जब प्रोटीन में आएगी तभी क्या होगी, वो एक्सप्रेस्ड होगी। प्रोटीन किसकी फॉर्म है, इसकी एक्सप्रेसिव फॉर्म है, फ्रॉम DNA की एक्सप्रेसिव फॉर्म है, कैसी फॉर्म है, ये एक्सप्रेसिव है। अगर कोई भी टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, अपनी फसल को बच्चों बचाने के लिए, तो एक निमेटोड होता है, कौन सा, M. इनकॉग्निशिया, देखो अल्टीमेटली होती हर जगह यही प्रोसेस है, DNA से RNA बनेगा, RNA से बनेगी प्रोटीन, चाहे वो हमारे लिए यूजफुल हो या क्या हो ना हो, ठीक है। एक निमेटोड है मेलोइडिग्ना इनकॉग्निशिया। जब हम इसको अपने प्लांट्स में, डिजायरेबल प्लांट्स में इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ये क्या करता है, इस प्रोसेस को बंद कर देता है, इसके एक्सप्रेशन को ही रोक देता है। समझ रहे बात क्यों, हर जगह यही प्रोसेस होएगी,
कौन सी? डीएनए से आरएनए और आरएनए से बनेगा हमारा क्या बच्चों? प्रोटीन। प्रोटीन बनना है जब ये मेलोइड लिग्ना इनकॉग्निशिया किसी प्लांट में हम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है बंद। तो जो हमारा एक्सप्रेसिव फॉर्म थी वो भी एक्सप्रेस नहीं हो पाती और हमारा प्लांट कैसा हो जाता है? सेफ। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आरएनए आई, आरएनए इंटरफेरेंस। तो देखो बच्चों, आरएनए के कॉन्सेप्ट है, इसमें डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन अल्टीमेटली हमारा बनना था। यही क्या है? डीएनए की एक्सप्रेसिव फॉर्म है। हमने थ्रू मेलोग्नीशिया इनकॉग्निशिया के थ्रू इस प्रोसेस को ही क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो जो भी एक्सप्रेसिव फॉर्म थी वही हमने रोक दी और अपने प्लांट को सेव किया थ्रू हार्मफुल इफेक्ट्स। तो बच्चों इसी के साथ जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी की कुछ टेक्निक्स थी वो मैंने आज आपको बताई। आरएनएआई बताया और बैसिलस थ्रिलजेंसिस का बताया। कल इसकी जो टेक्निक्स है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब तक के लिए इन वीडियोस को देखो, समझो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।